हाय बच्चों, राउल्ट्स लॉ आपकी डिमांड के ऊपर मैं बनाने जा रहा हूँ। यकीनन ये टॉपिक अपने आप में इंटरेस्टिंग भी है लेकिन टफ ज़रूर है। समझने के लिए वीडियो को आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना होगा और बड़े ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर जो लास्ट जैसे जैसे पहुँचता चला जाएगा ये वीडियो के अंदर उतनी ही ज़्यादा गहराई भरता चला जाएगा। ठीक, तो राउल्ट्स लॉ को बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ, जो कि मेरे अंदर बीमारी है। किसी भी टॉपिक को मैं डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए पार्शियल प्रेशर क्या होता है। ठीक है, देखो, अभी राउल्ट्स लॉ नहीं शुरू कर रहा हूँ, अभी उसको समझाने के लिए मटेरियल तैयार कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ लें। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है। सपोज़ आपके पास एक पॉट है और उसमें 3 गैस आपने ली हुई है A, B, C। ये गैस इनर्ट हैं, नॉन रिएक्टिव हैं, और एक दूसरे के पास जब भी आती हैं तो प्रेशर अप्लाई करती हैं कि दूर जाके मुझे तुझसे रिएक्शन नहीं करनी, क्योंकि इनर्ट है ना। हिंदी में बोलते हैं अक्रिय, जो क्रिया नहीं करती। तो ये नॉन रिएक्टिव है, रिएक्शन नहीं करती। जब भी एक दूसरे के पास आती हैं तो एक दूसरे को प्रेशर के थ्रू दूर ले जाती हैं कि तेरे मेरे बीच रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हम सब इनर्ट हैं। इसने इस पर प्रेशर लगाया, इसने इस पर प्रेशर लगाया, इसने इस पर प्रेशर लगाया। क्यों? क्योंकि भाई रिएक्शन हो ही नहीं पा रही। अगर ये दोनों रिएक्टिव होती तो मिलकर क्या बना लेती, AB। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ, रिएक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो एक गैस एक इनर्ट गैस दूसरी इनर्ट गैस पर जितना प्रेशर अप्लाई करती है उसको कहा जाता है पार्शियल प्रेशर। इसने इस पर पार्शियल प्रेशर, इसने इस पर पार्शियल प्रेशर, और प्रेशर लगेगा, क्योंकि फिर वही बात आ रही है, क्योंकि इनके बीच रिएक्शन नहीं हो सकती, इनर्ट है ना। तो अगर किसी पॉट के अंदर आप इनर्ट गैसेस लेते हैं तो ये कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, PA। इसने इस पर लगाया PB, इसने इस पर लगाया PC। ये सारे पार्शियल प्रेशर्स हैं। अगर आपको इस पूरे पॉट का, इस पूरे बर्तन का प्रेशर निकालना हो कि यार इसके अंदर टोटल प्रेशर कितना हो रहा है, तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। देखो, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। सारे के सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दो तो आप एक्चुअली बता रहे हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, ये बात साइंटिस्ट डाल्टन ने नोट की थी और इसी के नाम पर पड़ेगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो मिक्सचर का प्रेशर, गैसियस मिक्सचर का प्रेशर निकालने के लिए, गैसियस मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालने के लिए सारे पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दिया जाता है। अगर इसमें AB गैस होती तो बस P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB हो जाता, लेकिन CB है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो एक तो मैंने आपको पार्शियल प्रेशर बता दिया, एक गैस दूसरी गैस पर जितना प्रेशर अप्लाई करती है। द प्रेशर अप्लाइड बाय अ गैस ऑन अनदर गैस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। याद रखना, पार्शियल वर्ड तभी यूज़ होगा जब कोई चीज़ किसी के साथ मिक्स होगी। अगर मैं सिर्फ AA ले लूँगा ना, तब इसका पार्शियल वर्ड यूज़, मतलब पार्शियल वर्ड यूज़ मत करना, क्योंकि पार्शियल लग ही तब रहा है जब ये गैस दूसरे पर लगा रही है प्रेशर। और अगर यही गैस ना हो तो क्या रह जाएगा, पार्शियल वर्ड थोड़ा यूज़ होगा, ये सिर्फ प्रेशर रह जाएगा, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में। लेकिन जब इसके साथ मिल जाएगा, अब पार्शियल वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ये इनमें धक्का मुक्की हो रही है, एक दूसरे पर प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो ये बात आपको पता लग गई पार्शियल प्रेशर क्या होता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको पता लग गया। पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालने के लिए आप लोग इन पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दोगे। और एक बात ये पता होनी चाहिए, मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये आपको पता बताया भी होगा टीचर ने। किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे मुझे A के मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A के मोल ऊपर और नीचे क्या, टोटल मोल। और अगर तीसरी गैस भी है तो Na Nb Nc। मतलब किसी भी चीज़ के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग उसके मोल ऊपर रख देते हैं और नीचे क्या रखते हैं, टोटल। ठीक, सपोज चलो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि Na2 है और Nb है 3, Na2 Nb3, तो रखना ज़रा XA इज इक्वल टू 2/5 नहीं हो जाने का, क्या निकल कर आएगा, 0.4। इसी तरीके से अगर आपको XB निकालना हो तो इस बार मोल B के ऊपर रख देना और नीचे टोटल मोल रख देना। अब आप लोग क्या करोगे, B की जगह रख दोगे 3 और नीचे फिर 5, क्योंकि आपको बताया था कि Na2 है और Nb कितना है, 3। अब कितना आएगा, 0.6। तो XA इतना, XB इतना, इन्हें ऐड करके कितना आ रहा है, 1 नहीं आ रहा। वही तो क्या मैंने, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये याद होना चाहिए, प्रूव भी कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, ABC में जैसे कि आप लोगों ने पार्शियल प्रेशर वर्ड पढ़ लिया, अगर मैं A को कह दूं कि भाई ये तो कम से कम 60 ग्राम है, ये 20 ग्राम है और ये 10 ग्राम है, आप लोग ईमानदारी से बताओ, जब एक गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी
तो वो एक दूसरी गैस को अपने आसपास फटकने दे देगी? नहीं, वो कहेगी मेरी अमाउंट ज़्यादा है, मेरा पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ख़बरदार मेरे पास कोई आकर खड़ा हो गया तो। यानी इसका पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी अमाउंट ज़्यादा है। मैंने आपको बताया ना कि एक गैस दूसरी गैस पर जितना प्रेशर अप्लाई कर रही है वही क्या होता है? पार्शियल प्रेशर। तो जिसका जितना अमाउंट होता है उसका दबदबा उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रही है, दूर कर रही प्रेशर के थ्रू। समझ में आया? तो इस अमाउंट को आप ध्यान रखिए। मोल तो आपको मालूम ही होगा, एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम। मालूम नहीं है? मोल इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम, वेट अपॉन मास। ठीक, तो इस ए का अमाउंट यहाँ 60 है, तो यहाँ 60 रख दोगे तो उसको एम डिवाइड करेगा, एन ए निकल कर आएगा। वो एन ए कहाँ रख दोगे? यहाँ। जब एन ए बढ़ेगा तो फिर वो किसका आंसर आएगा? एक्स ए का। यानी जितना ज़्यादा डब्ल्यू होगा उतना एन मोल होगा, जितना मोल होगा उतना ही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। अगर आप 60 की जगह यहाँ 80 रख दो कि भाई मैंने तो इसकी 80 अमाउंट कर दी, इसका पार्शियल प्रेशर और बढ़ जाएगा, ये बी और सी पर और धक्का मुक्की करेगा, दफ़ा हो जाए यहाँ से। तो इसका मतलब ये है कि जिसका जितना अमाउंट होता है, जिसका जितना अमाउंट होता है उसके उतने मोल होते हैं, जिसके जितने मोल होते हैं उसका उतना ही क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। तो अब आने वाले टाइम में आपको रॉल्स लॉ में जब भी मैं कहूँगा इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ा दो, इसका मतलब उसकी अमाउंट बढ़ा दो, वेट बढ़ा दो, है ना? क्योंकि सीधा सा इसका ताल्लुक, इसका रिलेशन किस चीज़ से है? वेट से। तो यहाँ फिर मैं ये कह दूँ, जो ए मैं बोल रहा था कि ए का अमाउंट इतना है, ये कह दूँ ए के मोल फ्रैक्शन इतने हैं, जिसका जितना मोल फ्रैक्शन उसका उतना ही पार्शियल प्रेशर। क्लियर? पार्शियल वर्ड जब ये लगाना है आपको जब आप दो चीज़ों को मिक्स कर दें। सिंगल कोई चीज़ है वहाँ पार्शियल वर्ड यूज़ नहीं होगा। ये जो है सिस्टम आप सारा का सारा गैस को छोड़कर लिक्विड पे अप्लाई कर दो कि मेरे पास दो लिक्विड हैं ए और बी, और दोनों के दोनों ऐसे लिक्विड हैं जो वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल किसको बोलते हैं? जो हवा में रखने पर एकदम वेपर फेज में चले जाते हैं। जैसे डॉक्टर लोग स्पिरिट का यूज़ करते हैं ना इंजेक्शन लगाने से पहले, तैसे ही वो स्किन पर लगता है तो वो वेपर बन के उड़ जाता है। ऐसे सब्सटेंस के लिए वोलेटाइल वर्ड यूज़ होता है। पेट्रोल, डीजल, ये सब वोलेटाइल हैं, हवा में खुला छोड़ने की देर है ये उड़ जाते हैं। तो आपने दो ऐसे लिक्विड लिए जो वोलेटाइल थे, ए और बी, और दोनों के अंदर यही केस अप्लाई किया कि यार देखो इसका अमाउंट बढ़ा दूँ, इसने इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया, इसके अमाउंट बढ़ा दूँ, इसने इसके ऊपर प्रेशर, वही जो गैस के लिए था यही बात राल्ट ने लिक्विड के अंदर अप्लाई कर दी और कहने लगा भाई अगर आपने ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिया ना तो इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा, बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ा दिए इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। देखो ये रहा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए। ए गैस मत कहना, लिक्विड है, क्योंकि वो ऊपर था सिस्टम, वो गैस के लिए था। तो दो लिक्विड अगर आपके पास हैं, जिस किसी लिक्विड का आप मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे माने अमाउंट, अमाउंट क्यों कहते हैं आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा दिया था, ये वाला सिस्टम जो है ना। तो जिसकी जितने मोल फ्रैक्शन होंगे उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ये बात कही थी किसने? रॉल्स ने, लिक्विड के केस में। यानी अगर आप दो लिक्विड ले रहे हो जो वोलेटाइल हैं तो जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही पार्शियल प्रेशर होगा। अब एक बात बताओ, फिर मैं बार बार पूछूंगा, पार्शियल वर्ड कब लगा था? पार्शियल वर्ड जब लगता है जब कोई चीज़ मिक्स कर दी जाती है, वरना अगर इसको सी को और बी को हटा दोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा? ए। इसके लिए आप पार्शियल वर्ड यूज़ मत करना, ये तो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, क्योंकि प्योर तो प्योर होता है। अब किसी के वेपर प्रेशर में या किसी लिक्विड में जो भी कमी आती है प्रेशर में, वो जब आती है जब आप उसके अंदर कोई केमिकल मिला देते हो। तो ए का पार्शियल प्रेशर मान लो पहले 70 था, बी मिलाया 90 हो गया, 70 था, सी मिलाया 50 हो गया। यानी इसमें प्रेशर में, इसके वेपर प्रेशर में, वेपर के प्रेशर में जितनी कमी आएगी वो इनकी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, किसको मिलाया, कितना मिलाया। लेकिन प्योर फेज, प्योर स्टेट में नहीं चेंज होता, वो जो था है रहेगा। तो यहाँ पर जो मैं कर रहा हूँ वो इसको हटा दूंगा और ये क्या लगाऊंगा? पी नोट ए। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए, जिसमें कमी नहीं आती क्योंकि वो सिंगल रहता है। और ये पार्शियल प्रेशर है, क्यों? क्योंकि मैंने ए को बी के साथ मिला दिया। तो अब ये पी ए लिखा मैंने, क्योंकि ये पी ए का मतलब है कि ए किसी के साथ मिक्स हो चुका। और इसको जब हटाओगे तो यहाँ पर क्या दिया जाता है? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या है? जो बदलती नहीं वैल्यू, और वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, यानी बदलते इसकी वैल्यू फिक्स है ना। इसमें जो कमी वगैरह आएगी वो ये हो जाएगी पार्शियल प्रेशर। बोलो बात समझ में नहीं? इसी तरीके से मैंने लिख दिया पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी। इसको जब हटाऊंगा तो क्या लिख दूंगा?
पी नॉट बी, क्योंकि यह है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। प्योर का मतलब प्योर, इसमें फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। इसमें जो कमी आती है वो फिर से वही बन जाता है पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अगर किसी में कोई चीज़ मिलाओगे तो वो चीज़ उसके ऊपर हल्का फुल्का सा प्रेशर अप्लाई करती है और वही पी बी या पी ए बन जाता है। ठीक, तो ये पी ए आपको दिखाई दे गया, उसके बाद पी बी नज़र आ गया, पार्शियल प्रेशर ए का, पार्शियल प्रेशर बी का। क्यों ना मैं ये वाला लॉ अप्लाई कर दूं, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, कर दिया। देखो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी ए की जगह क्या रख दूं, पी नोट ए एक्स ए, पी बी की जगह क्या रख दूं, पी नोट बी एक्स बी। और इस एक्स ए की जगह मैं ये नहीं रख सकता, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 था ना, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्स ए की जगह लिखना शुरू कर दिया 1 माइनस एक्स बी। ठीक, पी नोट ए एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, तो पी नोट ए की इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी हो जाएगी, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करोगे, इन दोनों के अंदर से कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, एक्स बी कॉमन आ रहा है, एक्स बी कॉमन ले लिया, माइनस एक्स बी कॉमन लिया है, तो पी नोट ए अंदर रह गया, इसकी मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी माइनस आ जाएगा, और माइनस वाले की मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगी तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इक्वेशन मुझे नज़र आई, और इसमें आप लोग ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि टोटल प्रेशर यानी मिक्सचर का टोटल प्रेशर डिपेंड कर रहा है एक्स बी पर। मिक्सचर का टोटल प्रेशर किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक्स बी पर। ठीक, तो एक्स बी ये जब डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं यहाँ एक्स ए की जगह क्या लिख चुका था, 1 माइनस एक्स ए एक्स बी। अगर मैं इसको एज इट इज़ रखता, इसको जो का तू रखता और एक्स बी की जगह कर देता 1 माइनस एक्स ए, तो फिर मुझे लास्ट में क्या मिलता, एक्स ए मिलता। तो इसका मतलब यह है कि टोटल प्रेशर जो डिपेंड करता है वो किसी एक के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। एक्स का मतलब है यहाँ मोल फ्रैक्शन। अगर मैं बात करूँ ए और बी को मिला दूँ तो इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर किसी एक पर डिपेंड करेगा, या तो इस पर या इस पर। और अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोलूँ तो डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स बी पर। बोलो बात समझ में आई नहीं, किसी एक पर डिपेंड करता है, या तो एक्स ए पर या एक्स बी पर। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बोलूँगा तो एक्स बी पर, यानी टोटल प्रेशर मिक्सचर का डिपेंड कर रहा है एक्स बी पर। और इस बेस में मैंने कह दिया कि टोटल प्रेशर मिक्सचर का डिपेंड करता है किसी एक के मोल फ्रैक्शन पे। ठीक है, अब ये बात मैं आपको एक डायग्राम से समझाना चाह रहा हूँ। देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है, यहाँ पर है एक्स ए 0 और एक्स बी क्या है 1, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। एक्स ए 0 हो जाएगा तो एक्स बी इसके इक्वल आ जाएगा, एक्स बी 0 हो जाएगा तो एक्स ए इसके इक्वल हो जाएगा, यानी अगर इन दोनों में से कोई एक 0 हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने लिया यहाँ पर एक्स ए 0 और एक्स बी क्या है 1। तो देखो यहाँ पर एक्स ए 1 है तो एक्स बी क्या हो गया 0। अब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, क्या चीज़ बढ़ती जा रही, बताओ क्या चीज़ बढ़ती जा रही, एक्स ए बढ़ता जा रहा ना, तो इसका मतलब क्या बढ़ेगा यहाँ, पी ए। पी ए क्यों बढ़ा, क्योंकि एक्स ए बढ़ चुका था, एक्स ए बढ़ने पे पी ए बढ़ना, ये कहाँ पढ़ा, यहाँ पढ़ा था। जैसे जैसे एक्स ए बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर आकर पी ए कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स ए 0 है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक, इसी तरीके से इधर चलने पर क्या होगा, एक्स बी बढ़ता जा रहा था तो यहाँ क्या बढ़ेगा, पी बी, है ना। एक्स बी बढ़ा तो पी बी बढ़ गया, लेकिन एक्स पी बी यहाँ 0 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ एक्स बी 0 था। जब बी ही 0 हो, एक्स बी के मोल फ्रैक्शन 0 हो गए तो पी बी कहाँ से बढ़ेगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो यानी ये पार्शियल प्रेशर बी का है या पार्शियल प्रेशर ए का है, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे पास निकल कर आया पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। मैंने जानबूझकर इसको ऊपर इसको नीचे किया, आप लोग इसको ऊपर इसको नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सीधा मत बनाना। क्यों, क्योंकि जो टोटल प्रेशर है वो दोनों पर इक्वली डिवाइड नहीं करता, किसी एक पर डिपेंड करता है, जो मैंने आपको समझाया था। सीधा मत बना देना इसको, मर्जी है आपकी, इसको ऊपर इसको नीचे या इसको ऊपर इसको नीचे, सीधा नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा। वो क्यों नहीं बनेगा मैंने आपको बता दिया, इस पॉइंट को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिक्विड लिए थे ए और बी, और दोनों को मिलाकर इस तरह का प्रैक्टिकल किया कि ला ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ा दूँ, बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ा दूँ। मैंने फिर अब यहाँ लिक्विड चेंज कर दिया, ला यार मैं ए को बी के नहीं बल्कि ए को सी के साथ कंबाइन करता हूँ, है ना। और देखता हूँ क्या मेरे पास वो डायग्राम आ रहा है जो राउल्ट बताकर मरा था, राउल्ट ने बताया था, बिल्कुल वही डायग्राम आया, ये और ये पी ए है, ये पी सी है, बिल्कुल सेम डायग्राम आया भाई, वाह। ये तो ए
एंड सी दोनों का जो मतलब मिक्सचर है वो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है, राउल्ट्स लॉ को, जो मेरे अकॉर्डिंग आई थी या राउल्ट के अकॉर्डिंग आई थी। ये कौन सा मिक्सचर था, ए और बी, बहुत बढ़िया। अब मैंने फिर से मिक्सचर को चेंज कर दिया, यार एक काम कर, बी को ना ए के साथ नहीं बल्कि सी के साथ मिला के देख और देख क्या हो रहा है। इस बार थोड़ा सा मामला गड़बड़ था, ये डायग्राम ऐसा आना चाहिए था, लेकिन पता क्या हुआ, ये वैल्यू ऐसे ना आकर ऐसे आई, ये वैल्यू ऐसे ना आकर ऐसे आई, ये वैल्यू ऐसे ना आकर ऐसे आई, यानी उम्मीद से ज़्यादा आई। ये राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं कर रहा था, कौन, बी एंड सी। ये जो सोल्यूशन आपने तैयार करा है बी और सी लिक्विड को मिलाकर, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो डायग्राम जो वैल्यूज़ मेरे पास आनी चाहिए थी वो नहीं आई, उससे ज़्यादा ही आई। फिर मैं जो टेंशन सी हुई, ला यार मैं बी और सी को एक साथ ना मिलाकर एक काम करता हूँ, बी को डी से मिला देता हूँ। कभी ये डायग्राम, कभी बी और सी मतलब कुछ और शो कर रहे हो तो बी को मैं डी के साथ मिला देता हूँ, ये अलग सोल्यूशन तैयार हो गया बी एंड डी का। फिर से वही डायग्राम मैंने सोचा कि ला ऐसे ही मिल जाएगा, पता लगा जो वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी कम आई, ये आनी चाहिए थी कम आई, ये आनी चाहिए थी कम आई। अरे बाप रे यार, ना तो ये राउल्ट्स लॉ ना ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब तो ये डायग्राम था। ये उम्मीद से ज़्यादा वैल्यू दिखा रहा है, ये उम्मीद से कम वैल्यू दिखा रहा है, मैं क्या करूं। इसका मतलब ये हो गया कि कुछ सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कब बनेगी, जब दो लिक्विड को मिला दोगे। कुछ सॉल्यूशन बनते तो हैं, यानी दो लिक्विड को मिलाकर सॉल्यूशन बनते तो हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो वही डायग्राम देंगे जो राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग आता है। इसका मतलब कुछ सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं और कुछ सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ये दोनों के दोनों आइडियल सॉल्यूशन है, लेकिन ये क्या है, ये हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन। याद रखना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आप लोगों को दिख रहे होंगे कि एक तो उम्मीद से ज़्यादा वैल्यू दिखा रहे थे और एक उम्मीद से कम। इसका मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक वो जो उम्मीद से ज़्यादा यानी पॉजिटिव मामला रखते हैं कि 9 वैल्यू आनी चाहिए थी 19 आई, 100 आनी चाहिए थी 120 आई, अरे बाप रे सारी वैल्यू बड़ी बड़ी आ रही, तो इसको मैं कहूँगा पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन यानी राउल्ट्स लॉ से जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उनसे ज़्यादा वैल्यू आती है इनकी, किनकी, जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं नॉन आइडियल होते हैं। और नॉन आइडियल हैं, उम्मीद से कम वैल्यू दिखा रहे हैं, तो वो होता है नेगेटिव डेविएशन कि यार सब कुछ वैल्यूज़ कम आ रही इनकी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के, नॉन आइडियल जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखाने वाले और एक नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब आप लोग कैसे, अभी इसकी और डेफिनेशन दूंगा। आइडियल नॉन आइडियल सिर्फ ये कहकर पीछे नहीं छूट जाता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने वाले, राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करने वाले। अभी और भी डेफिनेशंस हैं, फिलहाल आपको डायग्राम समझ में आ गए ना, आइडियल नॉन आइडियल। नॉन आइडियल के बारे में भी और कुछ बातें बतानी है, सुनते रहना। आप लोग कैसे पहचानोगे कि कोई सब्सटेंस आइडियल सोल्यूशन है नॉन आइडियल है, देखो ध्यान दो, एक बात ध्यान दो। मैं दो लिक्विड को मिलाने चला, ये है H2SO4 और ये है क्या H2O। याद रखना ये 90 ml है और ये 10 ml है, दोनों को मिलकर कितना होना चाहिए 100 ml, लेकिन अफसोस की बात है कि ये होता है 98 ml। अरे बाप रे, ये कैसे हुआ, ये तो 100 होना चाहिए था ना। पता लगा कि इन दोनों को जब मिलाया जाता है तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी ही जो है, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है, उस गर्मी की वजह से बेचारा वाटर भाप बनकर उड़ जाता है और उसका 19 और कितना हो जाता है, सिर्फ 88 ml, है ना। और वो 10 ml में मिलकर क्या बन जाएगा 98 ml। तो आई बात समझ में। इसका बेचारे का वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, यानी डेल्टा वी क्या मिला आपको, डेल्टा वी मिला आपको नेगेटिव। वी क्या हो गया, इसका घट गया, वॉल्यूम घट गया इसका। बढ़ना चाहिए वो, सॉरी उतना ही रहना चाहिए था ना। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा ना बात। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से ये चीज़ वो नहीं मिल पाई, तो ये नेगेटिव आया। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, अगर आपको मालूम हो डेल्टा एच, ये मुझे बताती है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने टीचर से पढ़ लेना, लेकिन डेल्टा एच मुझे बताता है अगर इसकी वैल्यू हो जाए नेगेटिव तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। डेल्टा एच मुझे किसी रिएक्शन के एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने की नेचर को बताता है। एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव, एंडोथर्मिक के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर हीट निकलती हो। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब यही चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा नोट करना, नेगेटिव नेगेटिव, बस सब कुछ नेगेटिव आ रहा, ये यहाँ लगा दो, डेल्टा वी नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। समझ में आया। इस वजह से इसको क्या बोला जा रहा था, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन रखने वाले जो भी सॉल्यूशन होते हैं
उनको जब बनाया जाता है तो उनके वॉल्यूम में हमेशा कमी आती है, और नेगेटिव डेविएशन रखने वाले सोल्यूशन को जब भी बनाया जाता है तो डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव ही मिलता है। तो सब कुछ तो नेगेटिव आ रहा है इसका, तो उसको नेगेटिव डेविएशन ना कहूँ, इसकी नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वो को वॉल्यूम भी घट गया, डेल्टा एच भी नेगेटिव, इस वजह से सारी खिचड़ी बनने के बाद इसको कहा नेगेटिव डेविएशन। यार इसका तो सब कुछ ही नेगेटिव आ रहा है, और प्लस नेगेटिव डेविएशन रखने वाले जो सोल्यूशन बनते हैं वो बनते हैं किस रिएक्शन से, याद रखो एक्सोथर्मिक। बताया था ना यार, ये लाइन बना लो, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हो टेबल बनेगी, नेगेटिव डेविएशन रखने वाले एक्सोथर्मिक से बनते हैं, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, और इनका हमेशा टेम्परेचर बढ़ा हुआ, याद रखना। इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से तो ये हालात हुए 90 और 90 और 10 100 नहीं होना चाहिए था, लेकिन 98 क्यों हुए, क्योंकि वाटर गर्मी की वजह से निकल गया। तो टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा जब आप नेगेटिव डेविएशन रखने वाले सोल्यूशन बनाओगे, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से बनेंगे नेगेटिव डेविएशन दिखाने वाले सोल्यूशन। डेल्टा वी भी उनका कम होगा, डेल्टा एच भी कम होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं। अब आपके पास इसको पढ़ना है, सारा उल्टा कर दो। ये जो एक्सोथर्मिक थी ना, ये बनेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन से, याद रखना। पॉजिटिव डेविएशन रखने वाले एंडोथर्मिक रिएक्शन से बनते हैं। ठीक, सबसे अच्छा एग्जांपल है शुगर प्लस वाटर। खैर आप लोग ध्यान दो, ये अगर आपके पास ग्लास है और इतना पानी भरा हुआ है, जब आप इसके अंदर शुगर मिलाओगे तो ये बढ़ नहीं जाने का, वाटर वॉल्यूम बढ़ नहीं जाने का भाई। वो जो आप शुगर डाल रहे हो वो भी तो अपना स्पेस लेगा ना, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन शुगर का घुलना कैसे रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। क्यों, क्योंकि आप जितनी हीट देते हो शुगर उतनी अच्छी तरीके से घुलती है ना। देखा होगा आपने, जितनी हीट दोगे तो जो भी रिएक्शन हीट देने पर होती है उन्हें एंडोथर्मिक नहीं बोलते। इसका मतलब ये हो गया कि शुगर का घुलना एंडोथर्मिक रिएक्शन है और वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसका डेल्टा वी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो इसका डेल्टा एच भी क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि रिएक्शन एंडोथर्मिक थी भाई। जब एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो सकता है तो एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच पॉजिटिव नहीं होने का। ये पूरी की पूरी खिचड़ी आपको अपने टेबल में लिखनी है, याद रखना। अब आपको बताना है इसके बारे में, हलवा, बिल्कुल हलवा। आइडियल सॉल्यूशन के बनते टाइम ना एक्सोथर्मिक ना एंडोथर्मिक, डेल्टा एच ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, डेल्टा वी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ज़ीरो होता है। और इनके लिए क्या होता है, डेल्टा एच, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देना, डेल्टा एच ज़ीरो नहीं होता। क्यों, क्योंकि कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। इन दोनों के केस की बात, एक की बात नहीं करना, ना इसकी ना इसकी, दोनों की। और डेल्टा वी भी ज़ीरो नहीं होता। अब देखो आइडियल सोल्यूशन की कितनी सारी डेफिनेशन दूंगा। रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। एक डेफिनेशन, आइडियल सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाने पर ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती ना एंडोथर्मिक होती, या तो एक्सोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी। ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाते टाइम डेल्टा वी यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाते टाइम सोल्यूशन कम भी हो सकता, ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाते टाइम वॉल्यूम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाते टाइम डेल्टा एच यानी एंथैल्पी ज़ीरो मिलती है। ऐसे सोल्यूशन जिनको बनाते टाइम डेल्टा एच नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मतलब आइडियल नॉन आइडियल की 4 डेफिनेशन दे दी मैंने आपको, आपकी मर्जी जो दिमाग में है वो लिख के आ जाना। और सबसे बेस्ट डेफिनेशन है रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाले, रॉल्स लॉ को फॉलो ना करने वाले। अब टॉपिक में नया पॉइंट ऐड करते हैं, ये भी रॉल्स लॉ के अंदर ही एडिड है। देखो मेरे पास दो लिक्विड हैं ए और बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 70। क्योंकि रॉल्स लॉ सिर्फ लिक्विड को लिक्विड में घुलने की बात करता है ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना, इन दोनों को मिलाकर मैंने क्या तैयार कर लिया, ए बी एक सोल्यूशन तैयार कर लिया। इस पूरे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता कितना है, 600 डिग्री सेल्सियस। अरे भैया, अब भाई तुझे बनाने वाले को तो कम था, तेरा इतना कैसे हो गया। इसने कहा हो गया, अरे हो गया तो हो गया। मेरी अपनी खुद की पहचान है, मेरा अपना खुद का एक बॉइलिंग पॉइंट है, मेरी अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक है। मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ उनसे अलग है जिनसे मैं बना हुआ हूँ। मुझे नहीं पता उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था, मेरा खुद का इतना है। अच्छा, ऐसे चीज़ों को, ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है एज ए ट्रॉप। क्यों, क्योंकि एज ए ट्रॉप की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जितनी प्रॉपर्टी होती हैं, वो उनके बनाने वालों से अलग होती है। और देखो अलग ही है, 50 70 अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था ना, लेकिन कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 600। इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि ए और बी को मिलाया, ये बन गया ए बी, और इस पूरे सोल्यूशन का ए बी वाले का पता कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी कह रहा, इससे भी पूछा गया भाई तुझे बनाने वाले को तो बॉइलिंग पॉइंट इतना था, तू इतना कम टेम्परेचर पे कैसे उबल सकता है। इसने कहा होगा भाई, मेरी अलग पहचान है, मेरी खुद का अपना कंपोजिशन है। तो ये ऐसे मिक्सचर को कहा जाता है एज ए ट्रॉप। लेकिन एज ए ट्रॉप यहाँ दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनका बॉइलिंग पॉइंट
उनके बनाने वालों से ज़्यादा आता है, और एक वो जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके बनाने वालों से कम आता है। ऐसे एज़ोट्रॉप को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप, और ये होता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। याद याद रखो, मिनिमम बॉइलिंग यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप ज़्यादा हो गया। समझ में आ रही है ना बात ये। और ये भी हो सकता है कि ए का बॉइलिंग पॉइंट 50, इसका 70, कितना हुआ 60। ऐसे भी तो हो सकता है भाई, बीच में भी तो आ सकता है। ऐसे सोल्यूशन भी एज़ोट्रॉप होते हैं, लेकिन इनका इतना बढ़ चढ़ के नहीं आता, इतना कम नहीं आता। तो ये तीनों के तीनों सोल्यूशन हैं, और ये तीनों के तीनों वहीं आ गए। ये पता क्या सोल्यूशन तैयार करा मैंने, आइडियल सोल्यूशन। समझ में आ गया ना, ये आइडियल सोल्यूशन ही है। आइडियल सोल्यूशन की डेफिनेशन और भी दे सकते हो कि जब दो लिक्विड को मिलाकर मिलने वाला रिजल्टेंट सोल्यूशन होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट उसके बनाने वालों से ज़्यादा नहीं होता, कम नहीं होता, आइडियल सोल्यूशन। लेकिन अगर ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो अलग फड्डा है। ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप किस तरह का डेविएशन शो करते हैं, ये मुझे आपको बताना है। यहाँ तक मैं आपको लेकर आ गया। याद रखना है, थोड़ा सा उल्टा है। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ज़्यादा, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, लेकिन ये शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन। उल्टा है ये, याद कर लेना। वहाँ तो सब कुछ क्या था, वहाँ तो सब क्या था कि भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बनने वाले सोल्यूशन का कम आएगा उनसे जिनसे वो बना। बनने वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा आएगा उनसे जिनसे वो बना। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा है, आप लोग घबराना मत। ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप शो करता है क्या, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। और ये क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई वो दो लिक्विड थे, उन दोनों को मिलाकर कोई सोल्यूशन तैयार किया मैंने, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी, बता कौन सा वो था, ये सोल्यूशन है रिएक्शन एक्सोथर्मिक। आ जाओ इधर, देखो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहाँ थी, यहाँ थी, एक्सोथर्मिक थी ना। और कौन सा शो कर रहा था, पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी नेगेटिव डेविएशन। अब आप लोगों को ये नहीं कहना है कि नेगेटिव था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी नेगेटिव होगा, नहीं, न बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चढ़ के आता है। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप था वो, यानी मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप बनते हैं जब रिएक्शन में, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो रही हो, टेम्परेचर बढ़ रहा हो, डेल्टा भी नेगेटिव हो रहा हो, डेल्टा एच भी नेगेटिव हो रहा हो। यानी सारे पॉइंट अप्लाई कर देना मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के लिए, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप के लिए। ये ना मैक्सिमम है ना वो है मिनिमम। समझ में आ रहा है ना बात। ये एज़ोट्रॉप को भी जोड़ा गया है रॉल्स लॉ के साथ, और ये बड़ा ख़तरनाक पॉइंट है अपना आप में, आपको कुछ भी किसी भी तरीके से उलझा सकता है वो। एक एग्जांपल और कि भाई वो ए और बी, इसका बॉइलिंग पॉइंट 40 था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 90 था, और जो सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट था 120। बताओ जो सॉल्यूशन तैयार हुआ वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वो क्या नाम है, उस रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ा घटा। देखो ए बी था, बॉइलिंग पॉइंट इतना था, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। बॉइलिंग पॉइंट अगर अपने बनाने वालों से ज़्यादा आ रहा हो क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप। मैक्सिमम का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन। आ जाओ इधर, तो नेगेटिव डेविएशन में टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। इसका मतलब यह है कि इन दोनों को मिलाने के बाद रिएक्शन का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। कुछ से कुछ कर देगा वो कि भाई दो लिक्विड थे, दोनों को मिलाया और पता नहीं क्या हुआ, वो डेल्टा एच नेगेटिव आया। बताओ वो सोल्यूशन कौन सा तैयार हुआ। अब डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब क्या है, नेगेटिव डेविएशन। कि भाई वो जो सोल्यूशन तैयार हुआ है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप तैयार कर दिया आपने। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पहली बार में इस वीडियो को समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना दोबारा ज़रूर देखना। रॉल्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में आपको डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बताया था इससे पहले वीडियो के अंदर, कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स पी। ये बात हेनरी भी करता है, ये बात रॉल्स भी करता है, लेकिन ये दोनों के दोनों एक दूसरे से अपने कॉन्स्टेंट में डिफरेंट हैं। यहाँ हम कांस्टेंट क्या दे रहे थे, दे नहीं रहे थे पी नोट एक्स से, ठीक है। तो ये हेनरी है जिसका हेनरीज कांस्टेंट है, ये रॉल्स है जिसका पी नोट ए लगता है। और हेनरी लॉ सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है, और ये सॉलिड के लिए भी है और लिक्विड के लिए भी है। बोलो बात समझ में आई या नहीं। जो मैंने आपको बोला है कि सॉलिड के लिए भी है, देखो ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था। अगर मैं आपको कह दूं कि सॉलिड को लिक्विड में मिला रहा हूँ, लिक्विड को लिक्विड में नहीं, ये सारी कहानी लिक्विड को लिक्विड में मिला कर थी, सॉलिड को लिक्विड में मिला रहा हूँ, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि तो ये हटा देना और एक ये हटा देना, बस यही रखना। क्यों, क्योंकि अब पूरे सॉल्यूशन का प्रेशर डिपेंड करेगा उस लिक्विड पे जो आपने लिया किसी सॉलिड को घोलने के लिए, क्योंकि सॉलिड की तो वेपर नहीं बनने की, ना उसका प्रेशर काउंट होने का, पार्शियल प्रेशर जो मैं लिख रहा था। तो ये चीज़ और ये चीज़ जब लगेगी जब आप सॉलिड को लिक्विड में डाल रहे हो, लिक्विड को लिक्विड में डाल रहे, फिर वो पुराना डायग्राम जो मैंने आपको बताया था, समझ गए। ये डायग्राम
वीडियो को पीछे ले जाकर आप लोग देख सकते हो, मैंने सही बनाया हुआ है। लेकिन 2 केस हैं, सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड। समझ में आया? थैंक यू।